आज क्या पढ़ेंगे? डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। किसने दिया था? कौन से ईयर में? मॉडल ऑफ डीएनए। पहला पॉइंट क्या हो गया? गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। कौन से ईयर में? इन 1953। ठीक है, ये याद रखना, 53 में। उसके बाद ये किस पे बेस्ड था? डबल हेलिकल मॉडल किस चीज पे बेस्ड था? तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? बेस्ड ऑन एक्सरे डेटा। ये किसने दिया था? ये एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा किसने दिया था? गिवन बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। गिवन बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। ठीक है, ये तो बता ही चुके थे पहले, सबको याद भी होगा। अब तीसरा पॉइंट क्या होगा? डबल हेलिकल मॉडल कैसा होता है? कौन बताएगा? सेलेक्ट इधर का दिख रहा है सबको? ठीक है, ऐसे ही पूरी चेन होती है। ठीक है, ये है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। पूरी चेन बना दे क्या? ठीक है, डबल, ये है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इसमें क्या होता है देखो, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होंगी। एक चेन ये वाली हो गई, ठीक है, एक ये चेन हो गई और एक चेन ये वाली हो गई। दो डबल हेलिकल चेन, वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होंगी। अरे और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या बैकबोन किससे बना होगा? कल बताया था। तो इसके अगर फीचर्स लिखे तो सबसे पहला फीचर्स क्या होगा? मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, दूसरा इसकी ये जो बैकबोन है, ये बैकबोन है। ठीक है, ये किसकी बनी होगी? शुगर एंड फॉस्फेट, कल बताया था। तो बैकबोन इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। और नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं? अंदर की तरफ निकले हुए होते हैं। ये देखो, ये बैकबोन बनी है शुगर और फॉस्फेट की, और ये जो नाइट्रोजनस बेस है
ये अंदर की तरफ है ना, ठीक है, हेलिक्स के अंदर की तरफ। तो नाइट्रोजिनस बेस प्रोजेक्ट इनसाइड, नाइट्रोजिनस बेस आर प्रोजेक्टेड इनसाइड। सबसे मेन फीचर इसका क्या होता है, कोई बता सकता है? तुम लोग से क्या आज चैप्टर रीड करके आया करो, कोई रीड करके नहीं आता है क्या? हाँ बताओ, कौन बताएगा? सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका क्या होता है? बेस पेयरिंग, ठीक है। बेस पेयरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। बेस पेयरिंग इज प्रेजेंट ऑल्सो प्रेजेंट। अब ये बेस पेयरिंग क्या होता है, ये कौन बताएगा? देखो, बेस पेयरिंग का मतलब होता है कि एक प्योरीन के अपोजिट हमेशा एक पायरिमिडीन आएगा, ठीक है। जैसे ये ए है तो ये क्या है, प्योरीन है। इसके अगेंस्ट, इसके सामने या इसके अगेंस्ट हमेशा क्या आएगा, टी आएगा। टी क्या है, पायरिमिडीन, ठीक है। सी होगा तो उसके अगेंस्ट क्या आएगा, जी, ठीक है। सी क्या है, पायरिमिडीन है, और जी क्या है, प्योरीन है। तो एक, या इसको उल्टा भी लिख सकते हो, दोनों साइड प्योरीन लिख दो। जी के अगेंस्ट सी आएगा, उस जी के अगेंस्ट सी आएगा, ठीक है। ये होता है बेस पेयरिंग, कि एक प्योरीन के अगेंस्ट में हमेशा एक पायरिमिडीन आएगा। अगर ए होगा, ए प्योरीन है, तो पायरिमिडीन कौन सा आएगा, टी। जी होगा, जी प्योरीन है, तो पायरिमिडीन कौन सा आएगा, सी, ठीक है। ऐसे ही उल्टा भी हो सकता है कि अगर टी है तो उसके पायरिमिडीन है तो उसके अगेंस्ट क्या आएगा, प्योरीन। तो टी के अगेंस्ट में प्योरीन कौन सा आता है, ए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखनी है कि ये ए और टी डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और जी और सी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेस पेयरिंग इज ऑल्सो प्रेजेंट, ये एक पॉइंट हो गया। ये याद रखना कि ए और टी दो बॉन्ड से जुड़े होंगे, और ये बॉन्ड कौन सी होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगी, और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगी। और ये दोनों जो कॉइलिंग होती है, जो इसका घुमाव होता है, जो ऐसे ये घूम रहा है ना इस तरह से, तो ये कॉइलिंग किस फैशन में होती है, राइट हैंडेड फैशन में होती है, ठीक है। तो एक पॉइंट ये भी लिख दो, कॉइलिंग ऑफ हेलिकल इज इन राइट हैंडेड फैशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट हैंडेड फैशन। और एक पॉइंट किसी ने नहीं बताया, देखो, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है, इन 2 चेन होती हैं, दोनों की पोलैरिटी अलग अलग होगी। पोलैरिटी का मतलब ये कि अगर एक 5 डैश से 3 डैश जाएगा तो दूसरा किससे जाएगा, मतलब एक का यहाँ पे 5 डैश आएगा, तो ये वाली चेन का ये एंड यहाँ 3 डैश पे होगी, तो एक ये एंटी पैरेलल होगा इसका, ठीक है। एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट, तो इसका 3 डैश यहाँ होगा तो 5 डैश यहाँ होगा, ठीक है। तो दोनों चेन जो हैं एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं, पोलैरिटी। तो ये भी एक पॉइंट लिख लो कि द टू चेन हैव the two chains are anti-parallel in
पोलैरिटी, एंटी पैरेलल इन पोलैरिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक चेन 5' से 3' होगी तो दूसरी चेन किससे होगी? 3' से 5' होगी। तो अगर ये भी लिख लो कि इसका मतलब इफ वन चेन इज इन if one chain is 5' to 3', then other chain will be 3' to 5'। यहां तक सबको समझ में आया? किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, फिर आगे बताएं। ये भी पॉइंट्स लिख लेना। अब एक चीज होती है कि ये हेलिक्स है, इनको क्या बोलते हैं? ये जो यहां से यहां तक ये एक हेलिक्स है। तो एनसीईआरटी में गिवन है कि एक हेलिक्स के बीच में 10 बेस पेयर्स आते हैं। ठीक है, तो वन हेलिक्स में कितने बेस पेयर आएंगे? 10 बेस पेयर। वन हेलिक्स कंटेन 10 बेस पेयर। बीपी मतलब बेस पेयर है। और एक हेलिक्स की विड्थ कितनी होती है? कौन बताएगा? ये यहां से यहां तक की ये विड्थ कितनी होगी? 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, तो दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, एक हेलिक्स की डिस्टेंस है 3.4 नैनोमीटर। एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर हैं? 10 बेस पेयर हैं। तो दो बेस पेयर के बीच में कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, तो यहां पे लिख लो डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर कितना हो जाएगा? 0.34 नैनोमीटर। अब इससे हम एक चीज क्या पता लगा सकते हैं? डीएनए की लेंथ। एक ह्यूमन डीएनए में कितने बेस पेयर होते हैं? कल बताया था। एक कोई बताओ, खड़े हो। डिप्लॉयड बताओ। हाँ ठीक है, तो दो बेस पेयर की बीच की डिस्टेंस क्या है? 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द डीएनए किससे क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ द डीएनए दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस इनटू कितने बेस पेयर हैं? 6.6 इंटू 10⁹ इसको मल्टीप्लाई करो। और ये 0.34 नैनोमीटर में, इसको किस में कर लोगे? मीटर में। तो मीटर में करोगे आ जाएगा 0.34 इंटू 10⁻⁹ इंटू 6.6 इंटू 10⁹ इसको कैलकुलेट करेगा अप्रॉक्स क्या आएगा? 2.2 मीटर। ठीक है, तो ह्यूमन डीएनए की लेंथ कितनी होती है? 2.2 मीटर। ये सब लोग इतना उतार लो। ठीक है, देखो सबने नोट कर लिया। अब एनसीईआरटी देख लो सब लोग। देखो क्या है, यहां तक तो कल पढ़ा दिया था ना। DNA as an acidic substance present in nucleus was first identified by Frederick Mister। ये बता चुके हैं कि DNA सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया था? फ्रेडरिक मिस्टर ने। ठीक है, और कौन सी ईयर में? 1869। उसने ही नेम्ड इट एज एन न्यूक्लिन। उसने डीएनए को क्या कह दिया था? न्यूक्लिन। ठीक है, फ्रेडरिक मिस्टर के हिसाब से अगर क्वेश्चन आए कि डीएनए को फ्रेडरिक मिस्टर ने क्या कहा था, सबसे पहले कब आइसोलेट किया था? 1869 में। और क्या कह दिया था उसने उसका नाम रख दिया था न्यूक्लिन। However, due to technical limitation in isolating such a long polymer intact, the elucidation of structure of DNA explained for a very long time। ठीक है,
उसके बाद डीएनए का स्ट्रक्चर बनाने में बहुत टाइम लग गया। 1869 देखो डीएनए का स्ट्रक्चर पता करने में टाइम लग गया। उसको बता तो डीएनए को आइसोलेट तो 1869 में कर लिया था, लेकिन स्ट्रक्चर बताया गया 1953 में। किसने बताया? जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ठीक है। इट वॉज ओनली इन 1953। तो सबसे पहले तो ईयर याद करना है, कितना? 1953 में। दैट जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा प्रोड्यूस। अब किस चीज पे बेस्ड था इनका? जो डबल हेलिकल मॉडल दिया था वो किस चीज पे बेस्ड था? एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा। और एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा किसने दिया था? मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन, ठीक है। ये देखो दोनों पॉइंट मिल गए। गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक इन 1953 और बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा गिवन बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। उसके बाद proposed a very simple but famous double helix model for the structure of DNA। सिंपल था लेकिन यही बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, मतलब 1953 से अभी तक के डीएनए का यही स्ट्रक्चर माना जाता है। वन ऑफ द हॉलमार्क फॉर दिस प्रपोजिशन वॉज बेस पेयरिंग। अब इसका मेन हॉलमार्क क्या था? बेस पेयरिंग, ठीक है। तभी तो डबल हेलिकल बन पाया। अगर बेस पेयरिंग ही ना होती तो ये डबल हेलिक्स बन ही ना पाता। ये जो बेस पेयरिंग है इसी की वजह से डबल हेलिकल बन पाया। बेस पेयरिंग ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ दो स्ट्रैंड जो थे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के, उनके बीच में बेस पेयरिंग। दिस प्रपोजिशन वाज आल्सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ एरविन चारगाफ। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? चारगाफ रूल भी बोलते हैं, ठीक है। चारगाफ रूल किसने दिया था? पहला क्वेश्चन एरविन चारगाफ ने, ठीक। डेट फॉर अ डबल क्या बताया था इन्होंने बताया था कि रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन, मतलब A/T एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन G/C, ये कांस्टेंट है और ये इक्वल है 1 के। कांस्टेंट है या 1 के इक्वल एक ही बात है। तो इन्होंने ये बताया था कि A/T और G/C का रेशियो कांस्टेंट आया था, मतलब जितने A होंगे उतने T होंगे, तभी तो कैंसिल करने पे 1 आएगा ना। जितने G होंगे उतने ही C होंगे। क्यों? क्योंकि A के अपोजिट में हमेशा T होगा और G के अपोजिट में हमेशा C होगा, यहाँ पे जो हमने बताया था, ठीक है। तो ये चारगाफ रूल लिख लेना सब लोग कि चारगाफ रूल डाल के गिवन बाय एरविन चारगाफ। और फिर दूसरा पॉइंट, द रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल्स टू 1। उसके बाद द बेस पेयरिंग कन्फर्स अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब इसी बेस पेयरिंग की वजह से बहुत यूनिक प्रॉपर्टियां आती हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में या डीएनए के स्ट्रक्चर में। दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड देयरफॉर इफ द सीक्वेंस ऑफ बेस इन वन स्ट्रैंड इज नोन देन द सीक्वेंस इन अदर स्ट्रैंड कैन बी प्रिडिक्टेड। अब अगर एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता है तो उसके दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस बता सकते हो ना खुद से। तुम लोग कैसे बता सकते हो? बताओ। इससे कि ए के अगेंस्ट में हमेशा T आएगा और G के अगेंस्ट में हमेशा C आएगा। तो इससे तुम लोग, अगर हम एक स्ट्रैंड लिख दें यहाँ पे, मान लो ये A है, ये T, C, G, C, C, G, T, A, तो अब इसका दूसरा स्ट्रैंड का अपने आप बता दोगे ना? बताओ। ये हो जाएगा T, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा G, C, G, G, C, A और T। बस अगर एक स्ट्रैंड का हमें बेस पता है, ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस, तो दूसरे स्ट्रैंड का अपने आप बता दोगे। ये बहुत अच्छा उसका फीचर था। उसके बाद क्या है? ऑल्सो इफ ईच स्ट्रैंड फ्रॉम अ डीएनए एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ अ न्यू स्ट्रैंड। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो एक स्ट्रैंड क्या होता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, और एक स्ट्रैंड क्या होता है? कोडिंग स्ट्रैंड होता है, ठीक है। डीएनए का रेप्लिकेशन है, मान लो ये एक डीएनए है, इससे नया डीएनए बनना है, ठीक है, तो इसके एक स्ट्रैंड लेके इससे नया स्ट्रैंड बन जाएगा, ठीक है। तो वो भी कब होता है? इसी की वजह से, बेस पेयरिंग की वजह से ही। बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बिकम वेरी क्लियर। इसको क्लीन कर रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखो
द सेलिएंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। सेलिएंट फीचर्स, सबसे पहला, इट इज मेड अप ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड चेन। ये तो दिख ही रहा है कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय शुगर एंड फॉस्फेट। बैकबोन किसकी बनी होती है? मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, बैकबोन इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। एंड द बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड, और बेस कहाँ होते हैं? अंदर की तरफ। नाइट्रोजनस बेस आर प्रोजेक्टेड इनसाइड। ये जो बेस है ये देखो इसके अंदर की तरफ है ना। दूसरा पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है द 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। इसका भी मतलब बता ही दिया है कि एंटी पैरेलल पोलैरिटी का मतलब दोनों अपोजिट होते हैं। एक अगर 5' से 3' होगा तो दूसरा 3' से 5' होगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, द बेस इन 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। जो 2 बेसेस होते हैं अपोजिट स्ट्रैंड में, किससे पेयरिंग होती है उसकी? हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, यही ये हाइड्रोजन बॉन्ड बताइए, इससे पेयरिंग होती है। एडेनिन फॉर्म्स 2। देखो एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ फ्रॉम अपोजिट स्ट्रैंड एंड वाइस वर्सा। मतलब जब T बनाएगा A के साथ तो वो भी 2 बनाएगा। ठीक है, और साइटोसिन विद 3 बॉन्ड। साइटोसिन कितनी बनाता है? 3 बॉन्ड। किसके साथ? ये लिखा नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है ना। साइटोसिन किसके साथ बनाएगा? ग्वानिन के साथ। एज अ रिजल्ट ऑलवेज अ प्योरीन कम्स अपोजिट टू पायरिमिडीन। ये पॉइंट याद रखना कि एक प्योरीन के अपोजिट में हमेशा क्या आएगा? पायरिमिडीन आएगा। दिस जनरेट्स अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म। इसकी वजह से रीजन, अब ये असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ सकता है कि एक प्योरीन हमेशा पायरिमिडीन के अपोजिट क्यों आता है, या पायरिमिडीन के अपोजिट में एक प्योरीन क्यों आता है। ये असर्शन हो गया। रीजन है इट जनरेट्स अप्रोक्सीमेटली सेम यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्ट्रैंड ऑफ द हेलिक्स। इससे क्या होता है, जो 2 स्ट्रैंड होते हैं उनमें एक अप्रोक्सीमेट सेम डिस्टेंस होता है हर जगह पे। जैसे ये अभी तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे कम हो गया, नीचे जाते जाते कम हो गया, लेकिन ये जब 3D में देखोगे तो ये डिस्टेंस सेम होता है, ये ऐसे घूम जाता है पूरा। ठीक है, कभी उसमें वीडियो वगैरह में देखना तो 3D डायग्राम अगर DNA के देखोगे तो डिस्टेंस सेम दिखाई देगा। दूसरा पॉइंट, तीसरा हो गया। चौथा पॉइंट क्या है, द 2 चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन। ये बताया था ना अभी, राइट हैंडेड फैशन में इनकी कॉइलिंग होती है। मतलब कॉइलिंग मतलब जो घुमाव होता है इनका वो किस फैशन में होता है? राइट हैंडेड। कॉइलिंग ऑफ हेलिक्स इज इन राइट हैंडेड फैशन। द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 मीटर। ये भी बताया था। पिच ऑफ द हेलिक्स कितनी है? 3.4 मीटर, नैनोमीटर, सॉरी। अ नैनोमीटर इज इन, ये तो सबको ही पता है कि 1 नैनोमीटर कितने इक्वल होता है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁹ मीटर। अब कभी अगर एमस्ट्रॉन्ग में दी हो वैल्यू एग्जाम में तो कंफ्यूज मत हो जाना। मीटर से, नैनोमीटर से एंगस्ट्रॉम में करनी आती होगी सबको। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻⁻10। ठीक है, तो ये 3.4 की जगह 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर एंगस्ट्रॉम में लिखो तो ये 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। चौथा पॉइंट हो गया। एक पॉइंट ये भी लिख लो, देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न। ठीक है, एक टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर। तो कॉन्स्टेंटली द डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर इन अ हेलिक्स इज अप्रॉक्स 0.34 नैनोमीटर। मतलब एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर होते हैं और एक हेलिक्स की पिच कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर। तो दो बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस आएगा? 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, ये अब लास्ट पॉइंट है, 5th पॉइंट। द प्लेन ऑफ द one base pair stacks over the other in double helix. This is additional to hydrogen bond, confers stability of the helical structure. ये तो 3D व्यू में ही समझ में आएगा। जैसे ये देखो, ये वाला, ये 3D व्यू आ रहा है, देखो ये पूरा घूम रहा है। अब इसके बीच में कांस्टेंट डिस्टेंस है कि नहीं? हर जगह पे जितना वहां पे। अब 2D में ये चीज़ नहीं समझ में आएगी,
वही चीज़, इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। पहला तो पॉइंट यहाँ पे समझ में आया था कि इक्वल डिस्टेंस आता है, और दूसरा इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाता है स्ट्रक्चर की, ठीक है, ताकि हीट वगैरह जब दो तो बहुत आसानी से ना टूट जाए। ठीक है, जैसे ही डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया, किसने दिया था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर? वॉटसन एंड क्रिक। कौन से ईयर में? उसके बाद तुरंत ही फ्रांसिस क्रिक ने क्या दे दिया, वही क्रिक का पूरा नाम था फ्रांसिस क्रिक, ठीक है, और वॉटसन का था जेम्स वॉटसन, पूरा याद कर लेना। इन्होंने दिया, फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डॉगमा, ठीक है, सेंट्रल डॉगमा किसने दिया? गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक। सेंट्रल डॉगमा क्या होता है, कौन बताएगा? सेंट्रल डॉगमा क्या होता है? डॉगमा, बस ये याद रखना कि फ्रांसिस क्रिक ने दिया था सिर्फ, और होता क्या है? देखो, डीएनए से सबसे पहले क्या बनता है? mRNA, mRNA, फिर mRNA से प्रोटीन, ठीक है, और डीएनए से mRNA कैसे बनता है? ट्रांसक्रिप्शन से, और mRNA से प्रोटीन ट्रांसलेशन से, ट्रांसलेशन, और डीएनए से डीएनए कैसे बनता है? इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रेप्लिकेशन, ठीक है, ये पूरा है सेंट्रल डॉगमा। यही था कि डीएनए से mRNA बनता है ट्रांसक्रिप्शन से, फिर mRNA से क्या बनता है? प्रोटीन। वो कौन सा प्रोसेस होता है? ट्रांसलेशन। अभी सब डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, और डीएनए से डीएनए बनने को क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन, ठीक है। ये सेंट्रल डॉगमा फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, सब लोग नोट कर लें। है? ठीक है, कर स्टार्ट है। उसके बाद देख लो, अभी वो बाद में नोट कर लेना सभी लोग। पैकेजिंग ऑफ डीएनए, देखो डीएनए की लेंथ कितनी आई थी? अभी कैलकुलेट करी थी, कितनी आई थी? पैकेजिंग ऑफ डीएनए, अब लेंथ तो 2.2 मीटर की होती है, और न्यूक्लियस, डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस कितना बड़ा होता है? न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻⁶, मतलब अगर पॉइंट में लिखा जाए तो 0.0000001 मीटर, ये होता है न्यूक्लियस का साइज, ठीक है। अब इतने बड़े साइज में हमें 2.2 मीटर की चीज रखनी है, तो कैसे रख लोगे बताओ? जैसे एक रस्सी हो 100 मीटर की, उसको इस कमरे में रखना है तो हम कैसे रखेंगे? लपेट के रखेंगे ना, तो यही हो गई पैकेजिंग, ठीक है। अब यही पढ़ेंगे, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। 2.2 मीटर लंबा डीएनए कैसे एक छोटे से न्यूक्लियस में आ जाता है, यही करते हैं पैकेजिंग में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस होता है नहीं होता है? बताओ निखिल, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है नहीं होता है? बताओ, उसमें भी कंफ्यूजन है? नहीं होता। पक्का लॉक कर दें? किससे पूछा? देखो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो अब इसमें डीएनए कहाँ होता है? क्या डीएनए ऐसे ही सेल, ये सेल के अंदर ऐसे तैरता रहता है क्या? ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि डीएनए ऐसे तैरता थोड़ी रहेगा सेल के अंदर, न्यूक्लियस हो या ना हो, लेकिन डीएनए एक जगह होती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है, उसके अंदर होता है। उसमें कहाँ होता है? प्रोटीन होती, पॉजिटिव। डीएनए कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और एक प्रोटीन होती है पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन।
जो डीएनए को लपेट के अपने पास ऐसे रखती है, ठीक है, जैसे इसके ऊपर डीएनए पूरा लिपटा हुआ है, ठीक है। पॉजिटिव प्रोटीन है और डीएनए कैसा है, नेगेटिव। ये कौन सी है, पॉजिटिव प्रोटीन, और डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है तो वो उसके ऊपर एकदम लपेट जाता है, चिपका रहता है उसके साथ। और ये क्या है, डीएनए। अब जब यूकैरियोट्स में ये प्रोटीन होगी तो उनको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, प्रोकैरियोट में ऐसा उसका कुछ पर्टिकुलर नाम नहीं है। अब ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, इसमें कुछ वॉल नहीं बना सकते हम, क्योंकि वॉल बना न्यूक्लियस में वॉल होती है, न्यूक्लियाइड में, प्रोकैरियोट्स में वॉल मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, न्यूक्लियोइड, ठीक है, न्यूक्लियोइड। ये कहीं सेल के प्रोकैरियोटिक सेल में किसी एक कोने में पड़ा रहेगा, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर इसकी पोजीशन होती है। ऐसा नहीं कि डीएनए इधर उधर तैर रहा है पूरी सेल में, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये तो हो गया प्रोकैरियोट का। अब मेन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है पैकेजिंग, वो किसकी है, यूकैरियोट्स की। नेक्स्ट पेज पे लिख रहे हैं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स।